नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभी आपके सामने नाटक और एकांकी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। अब एकांकी के उद्भव को लेकर बातचीत करेंगे। यानी एकांकी विधा साहित्य में प्रवेश करती है तो प्रवेश के आरंभ से लेकर और हम उसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, उसके सीढ़ियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, उन पर संक्षिप्त वार्ता करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी अर्थात एक अंक का नाटक कोई सर्वथा नवीन साहित्यिक विधा नहीं है। सामान्यतः हम इसको बहुत नवीन मानते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत साहित्य में जाएं तो हमें दिखाई पड़ेगा कि उस समय भी नाटक के लघु रूप हमारे सामने थे, जिनको हम एकांकी नाम तो नहीं कह सकते थे, नाम तो उनका कुछ और था, परंतु वो लगभग एकांकी के बराबर ही थे। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं जैसे ग्रीक है, संस्कृत है, उनमें एकांकी उपलब्ध है, मिलती है। संस्कृत साहित्य में भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में वर्णित रूपकों में एकांकी की प्रधानता है। 10 रूपकों में से 5 अंक अर्थात उत्सृष्टिकांक, व्यायोग, भाण, विधि तथा प्रहसन एकांकी हैं। इसके अतिरिक्त उपरूपक के 18 भेदों में कम से कम 9 एकांकी के ही विभिन्न रूप हैं। एक अंक वाले ऐसे उपरूपक गोष्ठी, नाट्यरासक, उल्लाप्य, काव्य, प्रिंखन, रासक, श्रीगति, विलासिका, हल्लीस तथा भणिका ये हैं। अतएव स्पष्ट है कि संस्कृत नाट्यशास्त्र के रूपक एवं उपरूपकों के 28 भेदों में से 14 तो निश्चित ही एक अंक वाले हैं, अर्थात वो एक तरह से एकांकी के ही आसपास ठहरते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार ही एक अंक वाले कुछ रूपक एवं उपरूपकों की कथा वस्तु लौकिक, ऐतिहासिक एवं काल्पनिक, नायक, राजा, द्विज, वणिक, पाखंडी तथा धूर्त, नायिका, रानी, कुलवधू अथवा मंदिक, दुराचारणी कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार वीर, श्रृंगार, करुण, रौद्र एवं शांत रसों की इन रूपकों एवं उपरूपकों में प्रधानता होती है। कहीं कहीं इनकी कालावधि भी नियत है। इस प्रकार जनजीवन से संपर्क रखने वाले ऐसे रूपक एवं उपरूपक एकांकियों से पर्याप्त समानता रखते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भास का उरुभंग तथा नीलकंठ का कल्याण सौगंधिक एकांकी ही है। यानी उनको हम एकांकी विधा आज के इस आधार पर कह सकते हैं। संस्कृत साहित्य के व्यायोग स्त्रीय एकांकी रूपकों में प्रहलावन, देवकृत, पार्थ पराक्रम, विश्वनाथ कृत, सौगंधी हरण, वत्सराज कृत, कीर्ताजनु, कंचन पंडित कृत, धनंजय विजय, मोक्षादित्य कृत, भीम विक्रम, रामचंद्र कृत, निर्भय भीम आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत साहित्य में प्रहसन की कथा वस्तु एवं शिल्प विधान एकांकी के समान ही लटक मेलक तथा हास्य चूड़ामणि जैसे अनेक प्रहसन एकांकी के इतिहास को संस्कृत की परंपरा से जोड़ते हैं। संस्कृत साहित्य में यद्यपि भाण एक पात्रीय एकालाप के रूप में सृजित किया जाता था, पर वामन भट्ट का श्रृंगार भूषण, रामचंद्र दीक्षित का श्रृंगार तलक, वत्सराज का कर्पूर चरित्र एवं शंकर कृत श्रद्धा तिलक एकालाप होते हुए भी एकांकी के शिल्प विधान के पर्याप्त समीप हैं। एकांकी कला की दृष्टि से इन रूपकों का शिल्प सौंदर्य उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि एकांकी हिंदी अथवा भारतीय साहित्य के लिए सर्वथा नवीन एवं आकस्मिक साहित्यिक विधा नहीं है। आधुनिक एकांकी के बीज भारतीय साहित्य में विद्यमान थे, पर उसे पश्चिम में पल्लवित एवं पुष्पित किया। यद्यपि एकांकी का जन्म संस्कृत से हुआ, तथापि यह अपने नवीन रूप में पश्चिम एवं एकांकी नाटक कला से अधिक अनुप्राणित है। हिंदी एकांकियों की आत्मा भारतीय होते हुए भी उनके शरीर निर्माण में पश्चिम का काफ़ी हाथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सृजन की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत पश्चिम ही है। अपने आधुनिक रूप में हिंदी एकांकी संस्कृत रूपकों अथवा उपरूपकों से प्रभावित तो अवश्य है, पर
हिंदी एकांकियों की आत्मा भारतीय होते हुए शरीर निर्माण में पश्चिम का काफ़ी हाथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांक के सृजन की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत पश्चिम ही है। अपने आधुनिक रूप में हिंदी एकांक के संस्कृत रूप को तथा उपरूपकों में प्रभावित तो अवश्य है, पर यह मात्र उनका विकसित रूप नहीं कहा जा सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अंक के उपयुक्त रूपकों एवं उपरूपकों में से अनेक का सृजन किया, पर हम इन्हें पूर्णतः आधुनिक एकांकी की कोटि में नहीं रख सकते। आधुनिक एकांकी न मात्र अभिनय है और न कोरा संवादात्मक संभाषण। एकांकी का लक्ष्य मात्र कुतूहल उत्पन्न करना नहीं, एकांकी के लघु कलेवर में अभिनय है, चरित्र चित्रण के लिए अवकाश है, तर्क वितर्क का अवसर है, पर पाठ्य और अभिनय दोनों है। आज के एकांकी में संघर्ष एवं मनोविश्लेषण का उचित स्थान है। उसका स्वरूप आदर्शवादी, यथार्थवादी तथा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कैसा भी हो सकता है। आज का हिंदी एकांकी आदर्शों की आधुनिकता तथा टेक्निक की दृष्टि से पाश्चात्य विचारधारा से निश्चित रूप से प्रभावित है। हाँ, कथोपकथन तथा क्रिया की दृष्टि से वह संस्कृत के प्राचीन नाटक साहित्य एवं भारतीय परंपरा के समीप है। अतएव स्वरूप तथा कलेवर की दृष्टि से आधुनिक हिंदी एकांकी पर पूर्व निश्चित अथवा भारत और यूरोप दोनों का प्रभाव पर्याप्त है। पश्चिम में एकांकी की झलक 10वीं शताब्दी के मिरी केलिक्स और मार्लेटिज आदि नाट्य रचनाओं में मिलती है। इन नाटकीय रचनाओं में धर्म प्रचार के लिए ईसाई संतों के चरित्र को एक आकर्षक कहानी अथवा उनके धर्म कार्य संबंधी उपदेश प्रदान एक विषय का उल्लेख है। जनमानस के मनोरंजन के लिए लिखित इंटरल्यूड्स में इनका कुछ विकसित रूप है। अधिक से अधिक 3 पात्रों द्वारा इनमें किसी एक भावना का प्रदर्शन है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में लंदन, पेरिस, बर्लिन, शिकागो, डबलिन आदि नगरों में लघु मंचीय आंदोलनों का प्रचार हुआ और इनके अतिरिक्त प्रतिभोजों में भोजन से पूर्व के समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से प्रहसन लिखे गए। प्रेक्षागृहों में प्रहसनों के प्रारंभ के में प्रेक्षकों के बीच का जाने वाले लोगों के लिए जो 2 पात्रों वाले संवादात्मक कर्टेन रेजर के प्रचलन एवं प्रदर्शन से साहित्यकारों को एकांकी सृजन की प्रेरणा मिली। यूरोपीय देशों में जब किसी बड़े नाटक का आयोजन किया जाता था तब प्राय दर्शक देर से आते हैं। अतएव नाटक प्रारंभ होने से पूर्व पहले से आए दर्शक ऊब न जाए, इसलिए उन्हें कुछ छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते थे। ये छोटे नाटक कर्टेन रेजर कहलाते हैं। इनकी कथा वस्तु रोमांचकारी अथवा हास्य प्रधान होती थी, जिससे दर्शक वहीं बैठे रहे। आधुनिक एकांकी का विकास इन्हीं कर्टेन रेजर से हुआ। एकांकी के विकास के संदर्भ में एक घटना उल्लेखनीय है। 1903 में बेरूट एंड थिएटर पेरिस के W. जैकब के मंकीज पा नाटक का लुई पार्कर द्वारा प्रस्तुत रूपांतरण प्रदर्शित किया गया। इनका अभिनय देख दर्शकगण मुख्य नाटक बिना किसी देखे उठ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि नाटक कंपनियों ने कर्टेन रेजर प्रदर्शित न करने का निर्णय लिया। अब तक एकांकी मात्र मनोरंजन का साधन था। रंगमंच से कर्टेन रेजर के बहिष्कार से एकांकी कला के विकास को प्रोत्साहन मिला। अब साहित्य में एकांकी को स्थान मिला तथा उसके संघर्ष एवं बौद्धिकता का समावेश हुआ। एकांकी कथोपकथन के माध्यम से मानव जीवन के किसी एक भाग का दृश्य उपस्थित करने लगा और इस प्रकार उसमें मनोरंजन के स्थान पर प्रभावोत्पादकता आई। तो ये स्पष्ट है कि एकांकी हमारे हिंदी साहित्य को यदि हम देखें तो संस्कृत साहित्य और ग्रीक साहित्य में इस विधा के बीज रूप हमें दिखाई देते हैं। और उस समय न केवल बीज रूप बल्कि आगे चलकर बहुत समृद्ध परंपरा नाटक और एकांकी की रही है। एकांकी का आधुनिक काल में अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात, पाश्चात्य प्रभाव के पश्चात एकांकी के जो आधुनिक तत्व हैं उस आधार पर कसावट हुई। शैली की दृष्टि से एकांकियों में परिवर्तन हुआ और हिंदी की महत्वपूर्ण विधा के रूप में भारतेंदु काल में एकांकी हमें दिखाई देती है। और छायावाद के समय 1900 के बाद एकांकी अपनी समृद्धि की
चरम अवस्था पर पहुंच जाती है और इस तरह से आज एकांकी विधा परिपक्व रूप में हमारे सामने है। धन्यवाद।